देखो पता है, कल कल मैंने शायद कल के आसपास मैंने थ्रेड पे एक डाला था कि मेरे हिसाब से मैच शायद ड्रॉ हो रहा है, वरना इंग्लैंड का एम्बेरसमेंट होने वाला है और इंडिया जीत रही है। देयर इज नो वे इंडिया हार सकती है। ऐसे कुछ शब्दों का चयन मैंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सीरीज के पहले किया था, और अब अपने सबके सामने क्या हुआ, ठीक है। हाँ, भाई क्या करना है, क्या थॉट्स हैं आपके। ये मैच अपने एक्चुअल में हार गए। मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सोच रहा था, कभी इंट्रो सोचता हूँ। तो आज क्या हुआ, हर मैच चालू होने से पहले मैं ठाकुर को, हम दोनों आपस में बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस चीज पे बात करेंगे, इस चीज पे बात नहीं करेंगे। और आज जो हम लोग एक्चुअली में बात करने वाले, क्या बात करेंगे, वही बैटिंग की शॉर्ट कमिंग, बॉलिंग में कुछ एक आध चेंज हो गया, कोलैप्स हो गया। ये जो हमारी बात है ना, इसको उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी इंडिया के टेस्ट मैच में डाल दो, सेम लगेगा। अब हम दोनों एक्चुअली में शॉर्ट ऑफ कंटेंट हो रहा हूं मैं, एक तो पूरा दिन बर्बाद जाता है और फिर शॉर्ट ऑफ कंटेंट भी लगता है। तो ठाकुर को मैं बेसिकली मैं भेज रहा था कि भाई ये चीजों पे बात करेंगे, और ठाकुर गाली लिख के मेरे को बोलता है कि रहने देते हैं भाई, कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। ठाकुर, आपके क्या इनिशियल थॉट्स? भाई जो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में लोग मेरे को हंसता मुस्कुराता देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तू एक फेमस सा डायलॉग ऐड करे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ओए होए वाह वाह। भाई मैं थक चुका हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। इस टीम से धीरे धीरे, भले ये लोग पिछला टेस्ट जीते थे, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ सेम पैटर्न में हार हार के भाई। ये क्या बोलूं कि लोगों को कैसे बताऊं कि ये मैं जो बोलने वाला हूँ वो मैं पहले बोल चुका हूँ। लेकिन मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। मैं विभोर को पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोल रहा था कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं जो चीजें भूल के चैन से सोना चाहता हूँ, तो फिर से मेरे को उसी में लपेट रहा। आज मैंने भाई ऑफिस में ना एक फ्रूटफुल टास्क नहीं किया है मैच देखने के चक्कर में, पता है। देखो पता है मेरे साथ कैसा हुआ। अपने कॉन्वर्सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ हुआ कैसा। जब स्टार्टिंग के 2-3 विकेट गए ना, मेरा हो गया, ठीक है। जब लंच के टाइम पे नीतीश कुमार रेड्डी गया ना, तो मेरा हो गया। लेकिन जो बुमराह और जडेजा ने किया ना, वो किया है एजिंग, ठीक है। वो आखिर तक खींच के ले गए, पूरा तड़पाया और फिर जो किया सो किया। लेकिन अब यहाँ वहां की बातें में घुसने के बजाय सबसे पहले अपने बात करते हैं ठाकुर की रीजन फॉर इंडिया डिफीट। तेरे भाई ने कुछ भी करते हुए जैसे तैसे, ठीक है, एक बना दिया है कि भाई स्ट्रक्चर तो है। अब सबसे पहले अगर मैं तेरे से एकदम एकदम रैंडमली पूछूं कि अपने पूरा डाइव डीप करेंगे, बट तेरे हिसाब से व्हाट इज द की रीजंस फॉर इंडियाज लॉस। और इसी पॉइंट में मैं चाहता हूं कि अब हम लोग अलग क्या बताएंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग बताओ। अगर तुमसे मैं पूछूं कि एक की रीजन क्या था ये टेस्ट मैच हारने का, तो क्या था? तुम लोग प्लीज कमेंट करो, तेरे क्या रीजन है? भाई मेरे तो एक ही रीजन, तो बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। मेरे को मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ेंगी इसके लिए, पर ठीक है, एक ही रीजन अगर मेरे को एक ही बताना है, एक अगर जो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है, तो भाई हमारी बैटिंग ना कभी भी एक साथ क्लिक नहीं करती भाई। ना जाने कितने वो एक एक अलाइन होते हैं स्टार्स, और उसके बाद हमारी बैटिंग एक साथ क्लिक करती है, फिर वो स्टार्स अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो अलाइन होते हैं और हमारी बैटिंग एक साथ क्लिक करती है। मैं तेको बताऊं, मैं जो अपना सोचा, तो मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा था। तो मेजर रीजंस बहुत हैं। लेकिन हम दोनों जब भी हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग भी कोई मैच हारते हैं, तो हम दोनों भी इस तरह से बैठ कर डाइसेक्ट करते हैं। और अधिकतर जो फर्स्ट थॉट आता है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये हो गया होता कि वहां उसने 10 रन बचा लिए था, ऐसा होता। देखो पता है 22 में अपने ने मोटा मोटी कुछ 60 रन दिए हैं दोनों इनिंग्स मिला के, 60 के आसपास रन दिए हैं भाई। उसके आधे भी होते हैं अपने टेस्ट में जीत गए। सोच, इतना बेसिक की बात कर रहा हूं। कोलैप्स अपने से रुक नहीं रहा है, वो बहुत दूर हो गया, ठीक है। बॉलिंग अपने कार्ड्स को आउट नहीं कर पाते, अपने टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाते, हो गया भाई, नहीं हो पा रहा हमसे 22। और अगर वो केएल राहुल ने खाली कैच कर लिया होता, अपने टेस्ट मैच कब का जीत चुके होते भाई। इतना बड़ा डिफरेंस था। लेकिन देखो क्या लगता है 22 एक्चुअली में कितना बड़ा इशू है। लेकिन मैं सब उससे पहले जो एक इशू पे बात करना चाहता हूँ, भाई क्या दिक्कत है अपनी, क्यों लोअर ऑर्डर को अपने आउट क्यों नहीं कर पाते? देख, मोहम्मद सिराज है अपने पास जसप्रीत, आर्ग्यूबली क्या द बेस्ट बॉलर है दुनिया का, ठीक है, जसप्रीत बुमराह। फिर भी
फिर भी हम लोग क्यों समवन लाइक ब्राइडन कार्स हमारे सामने 50 मार जा रहा है भाई, ऐसा तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब देख यार, तूने मल्टीपल क्वेश्चन के साथ छोड़ा है। अब जैसे 22 वाली बात है, तो हमने जो 22 स्पेसिफिकली होते हैं ना, वो दिए 36 इस पूरे टेस्ट मैच में। ठीक है, सेम ही पिच थी, सब कुछ सेम था। इंग्लैंड ने दिए हैं 3। ठीक है, तो क्या भाई इतना बड़ा डिफरेंस? या तो भाई बॉलिंग बहुत ज्यादा हमारी वेवर्ड हुई, या तो फिर हमारी कीपिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। ठीक है, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिच हमारे लिए ज्यादा स्पिन हो रही थी, नीचे रह रही थी हमारे विकेट कीपर्स के लिए और उनके लिए नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जहां पे जब तुम 36-22 देते हो और सामने वाली टीम 3 देती है। ठीक है, तो What? 33 रन्स का डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ, इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 3 बाय दिए थे, दूसरी इनिंग में 0। और इंडिया ने पहली इनिंग में 25 दिए थे और दूसरी इनिंग में 11। भाई कम ऑन यार, ज्यादा बाइस दिए होंगे। हाँ यार, एक भी बाई नहीं दिया, एक्चुअली में एक भी बाई नहीं दिए सेकंड हाँ इनिंग में। भाई, 6 मैंने का वाइड मैंने आया है। मैंने पूरा चेक किया है भाई। तो हाँ तो बता। कहीं ना भाई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो इस पूरे चीज में एक डिफरेंस बना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात की, कि ब्राइडन कार्स जैसा खिलाड़ी हमारे सामने रन बना जा रहा है। ये कोई पहली बार हुआ है भाई? पहली बार नहीं हुआ है। हमने ये होते हुए देखा है। हम जब बुमराह के ना होते हुए ये देखते हैं, तब ये सोचते हैं कि बुमराह होता तो हमको ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती। लेकिन यार, जब बुमराह के होते हुए जो पूरा फिट है, बॉलिंग डाल रहा है कार्स के सामने, उसके होते हुए जब हमको ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है, तो फिर हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि बाकी का बॉलिंग अटैक तो तुम ये समझते हो ना कि बुमराह के सेकंड फिडल है। ठीक है, उसके आसपास तुम्हारे पास कोई और स्ट्रेटेजी ही नहीं होती है लोअर ऑर्डर बैटर्स के लिए। तुमको बस ये पता है कि बुमराह आएगा, बोल्ड मारेगा, चला जाएगा। तुम भाई उसके सामने कौन सी अलग स्ट्रेटेजी दिखाई गई? जैसे आज जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहा था, तो शॉर्ट बॉल का प्लॉय देखा हमने, जब उसने काफी बॉल्स खेल लिए। उसके बाद हमने ब्राइडन कार्स के सामने तो ये होते नहीं देखा। ठीक है, मैं इसी और पे बात करता हूँ, जो ब्राइडन, एक ऐसा मिनट। भी नहीं है कि हाँ कंटिन्यू। ब्राइडन कार्स भाई आउट ऑफ नोवेयर आके इस मैच में मार, वो पिछली मैच में भी रन मारा था। पिछली मैच में दोनों इनिंग्स में रन मारा था। तो कहीं ना भाई कहीं तो तुम टेक्निकली सबसे फेल हो रहे हो ना इम्पोर्टेंट, आइडेंटिफाई करने में उसकी वीकनेस। मैं ब्राइडन कार्स पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। ब्राइडन कार्स नंबर 9 पे आया, 83 बॉल्स खेला और 56 रन मारा है। ठीक है, उसने जेमी स्मिथ के साथ पार्टनरशिप की। भाई पहली बात, एक तो बॉल्स भी खेला है और उतनी ही तेजी से रन भी मारा है। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जहां हमारे साइड से हमारे 1-2, हमारे जो लास्ट 50 प्लस था फर्स्ट इनिंग में, होता रविंद्र जडेजा, उसके बाद सब लोग 30, 23, 7-0-0। ठीक है, टोटल 3 बैट्समैनों ने 50 प्लस क्रॉस किया था हमारे फर्स्ट इनिंग में। दैट एक तो केएल राहुल था, एक पंत था और एक जडेजा। ब्राइडन कार्स इज एक्चुअली वन ऑफ दूस, उसने भी 50 प्लस क्रॉस किया। तो ये बड़ी बात है, इस पिच को कोई आसानी से 50 नहीं हो रहा था। एच वेस्टर्न में चलो मान लेते हर दूसरा बंदा सेंचुरी मार रहा था। हम लोग, ठाकुर क्या दिक्कत है? क्लूलेस है हम लोग एक्चुअली में क्या हल्के में ले रहे हैं? कि हम लोग जब रूट को हमने आउट कर दिया, हमने रूट ने भी हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा खेला, लेकिन हमने बाकियों को जैसे तैसे आउट किया। इसको क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्या मतलब, क्यों हम लोग हर बार टेल एंडर्स? क्या हमारे पास एक्चुअली में आइडिया नहीं है हमको क्या करना? हम लोग इनकम्पिटेंट है, क्या है ये? मैं थक क्यों यार हर मैच में ये चीज देखकर। हमारे हमारे बॉलर्स जो रन नहीं मार पाते, और हमारे बॉलर्स है जो बॉलर्स को आउट नहीं कर पाते। हमारे बैट्समैन, हमारी बैटिंग है जो हर बार कोलैप्स करती है, और उनकी बैटिंग है या सामने वाली कोई भी टीम होती है, उनके लोअर ऑर्डर हर बार हमारे सामने रन बनाते हैं। तो ज्यादा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं भाई, तो इसको मैनेजमेंट का ही फेलियर बोलेगा ना, जब तुम एक किसी के सामने टैक्टिक नहीं बना पा रहे हो, जो कि प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है। ठीक है, तो और मैं ये बोल रहा हूँ, पहली बार हुआ होता तो मैं मानता। फर्स्ट टेस्ट में भी वो थोड़ा बहुत खेला, सेकंड टेस्ट में तो उसने बहुत रन बनाए, तीसरे में आके वो 50 बना जा रहा है। तो फिर तो भाई ये तुमको सोचना चाहिए ना कि उसको कैसे आउट। और तुम्हारे पास हर वेराइटी का बॉलर है, ऐसा भी नहीं है इस पॉइंट हाँ ऑफ टाइम पे कि तुम एक, भाई अगर मेरे पास ये बॉलर होता तो, या इस वेराइटी का बॉलर होता तो शायद ये नहीं होता। तुम्हारे पास लेफ्ट आर्म पे स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तुम्हारे पास बुमराह है, तुम्हारे पास आकाशदीप है, सिराज है, लास्ट लास्ट में नीतीश रेड्डी ने तुम्हारे लिए इस बार इतनी अच्छी बॉलिंग करके दी। और क्या चाहिए किसी को?
मैं पता है जिस चीज पे तुमको बात करना चाहता हूँ, लोग 271 पे 6 थे, ठीक है। तुमको एक कॉन्टेक्स्ट तुम सबको देना चाहता हूँ कि 271 पे छठी विकेट उनकी 271 पे गिरी, वहां से वो लोग ने बना दिए 387, ठीक है। वही इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स को मैं कंपेयर करता हूँ, इंडिया 326 पे 5 थी, 326 पे 5, वो लोग 276 पे कहीं थे, और इंडिया वहां से 387 खाली जा पाएगी। तो तुमको शायद तुमको डिफरेंस समझ आ रहा है कि ये कितना बड़ा इशू है। कंपेयर टू हमारी बॉलिंग पे आएंगे अपने, लेकिन अपने एक पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज टेक्टिकल एनालिसिस, ठीक है। क्या लगता है कि ओवरऑल अगर अपने टैक्टिक्स को बात करें, सबसे पहले अपने बॉलिंग स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं। अब पहले मैच में कहीं ना कहीं मैं स्टार्ट में बहुत खुश था, मेरे को याद है मैंने थ्रेड्स पे डाला भी, ट्वीट भी कर रहा था कि इंडिया फाइनली बहुत टाइम के बाद अपने चौथे पेसर को यूज करे, दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी। उसको मेरे को याद है कुछ 13th या 14th ओवर में लिया है, तो उसने एक आउट ऑफ द ब्लू 2 विकेट भी ले लिए थे, और ओवरऑल उसने ओवर्स डाले। फिर मेरे को पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि एक पॉइंट के बाद हम लोगों ने अपने स्पिनर को यूज करना ही भूल गए, कि जडेजा और वॉशिंगटन ने डाला, फिर यूज नहीं किया, फिर यूज किया, फिर सेकंड इनिंग में भी बात कर रहा हूं, मेरे को पर्सनली लगता है वॉशिंगटन को थोड़ा लेट लाए, लेकिन चलो फिर भी वॉशिंगटन ने एक बहुत ही कमाल का स्पेल किया मेरे हिसाब से। अगर वॉशिंगटन को स्पेल नहीं होता 4 विकेट वाला, तो बहुत ही एम्बेरेसिंग लॉस होने वाला था, क्योंकि उसने लिटरली टेल को खा लिया, जो अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अपने बॉलिंग पे आते हैं, अभी तक क्या लगता है, अभी तक जितने भी 3 टेस्ट मैचेस उसमें देखो क्या लगता है, इस वाले मैच में बॉलिंग का जो पूरा सिचुएशन था या कैप्टेंसी थी बॉलिंग से रिलेटेड, वो कैसी थी? कहीं ना कहीं बॉलिंग को लेके इनिशियली जब भी जो तूने बोला कि जब टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा था और उसके सामने जैसी बॉलिंग हो रही थी, वो बहुत ज्यादा देखने में अच्छी लग रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे टाइम आया था जहां पे सब कुछ एकदम डल सा लग रहा था, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ पिन पॉइंट अच्छा लग रहा था। एक पॉइंट जैसे सेकंड इनिंग्स में वो भी था कि जब वॉशिंगटन सुंदर आया तब मेरे को हुआ था ऐसा कि भाई इसको क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है, जब इतना अच्छा वो खेल रहा है स्टोक्स के आउट होने के बाद, तो वो दोनों राइटी हैं ऐसा वैसे, मतलब तब मैं सोचा कि यार मतलब शायद भाई होगा कुछ इनका टैक्टिक, और वो काम भी कर गया। तो बॉलिंग जो टॉप ऑर्डर था, मिडल ऑर्डर था, उसके लिए बहुत ज्यादा दमदार लग रही थी, लेकिन वही जब वो ब्राइडन कार्स और उन लोगों के सामने बॉलिंग हो रही थी, तो वो थोड़ी सी थकी थकी सी क्लूलेस सी लग रही थी। मैं एक चीज पे देखो पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट ओवर था, हमने कुछ 100 कितने ओवर्स डाले, लेट मी जस्ट चेक, 113 ओवर्स डाले, और अपने ने सेम ऑलमोस्ट 120 ओवर बैटिंग की, तो मोटा मोटी सेम था। वहां पर जो रूट ने 10 ओवर डाल दिए, और हमारे में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 10 ओवर डाले। मेरे हिसाब से जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग क्वालिटी। सेम शोएब बसी ने कुछ 15 या 16 ओवर्स डाले, लेकिन जडेजा जिसने एक्चुअली में मेरे को लगता है इस अभी तक के पूरे सीरीज का सेकंड बेस्ट बॉलर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और इकोनॉमी पूरे सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जब हमने प्रसिद्ध कृष्णा को देख ही लिया। फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जडेजा या स्पिनर्स का हम लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमको एक्चुअली में क्लैरिटी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कई बार मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि हमारे पास थर्ड या फोर्थ जो भी फिडल बॉलिंग है उसका प्लान नहीं है कि इसका करना क्या है। वेरएस मैं इंग्लैंड का बेसबॉल का तो बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एक प्रकार का ट्रोल ही करता हूँ, मैं मॉकिंग ही करता हूँ उनकी, ठीक है। फिर भी मैं बाद में बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि बेन स्टोक्स के पास बहुत क्लियर आइडिया है कि उसको एज अ बॉलर क्या करना है और शोएब बशीर से उसको क्या करवाना है। वेरएस मुझे लगता है कि हमको पता नहीं हमको जडेजा करना क्या है, करना क्या है इस इंसान का, कैसे बॉलिंग करवानी है, और वो आज के टाइम में ऑलमोस्ट एक बैटर के तरीके से खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से वो एक टैक्टिकल फेलियर है। हाँ बोल। जडेजा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल बहुत कम हुआ एज अ बॉलर यहाँ पे, ठीक है, और ज्यादा हो सकता था, और ज्यादा अच्छे वे में, जिस वे में वॉशिंगटन सुंदर इफेक्टिव रहा, थोड़ा बहुत बॉल नीचे रहना, स्पिन होना नहीं होना, वैसे सेंस में जडेजा भी हो सकता था। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसको यूज किया गया, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। मैं पता है, मैं इनफैक्ट उसके अलावा मैं एक और चीज की बात करना चाहता हूँ। हम लोग वर्कलोड ये सब की बात कर रहे हैं, हम लोग बॉलर्स को फिर से 25-25 ओवर करवाना भी चाहिए भाई, मैं ऐसा भी नहीं करूँ कि 10-10 ओवर ही डाले। लेकिन जडेजा तो बॉलर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है भाई। वो भाई चलो विकेट छोड़ो, कम से कम लोगों को रेस्ट देने का काम ही बहुत बढ़िया कर सकता है ना, 12 ओवर डालेगा। लेकिन उसके अलावा ब्रो मैं सबसे मेन चीज पे आना चाहता हूँ, लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए, जो हमारा चेज हुआ। देखो क्या लग रहा है, हम लोग अगेन अपने ने बहुत टाइम पहले ना बॉर्डर गावस्कर के टाइम, अगर आप लोग बॉर्डर गावस्कर से फॉलो करते तब हम लोगों ने पूरा 5th या 4th पॉडकास्ट में हम लोगों बात की थी कि हम लोग कितने टिमिड और डिफेंसिव है। मतलब इस करंट बॉर्डर गावस्कर में क्या था, हमारा चेस की स्ट्रेटेजी क्या थी?
मतलब मेरे को एक्चुअली में क्लूलेस लग रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से बुमराह और जडेजा ने बैटिंग की, तब तो मुझे और लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है। और अपने एक एक करके सारे बैटिंग पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन पहले खाली एनालिसिस पे बात करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी बैटिंग चेस करने की। भाई चेस करने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते टाइम में एक चीज जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बहुत लोग हैं जो करुण नायर का वो वाला जो डिसमिसल है उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्रिटिक बन रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, डिजेक्टेड हूँ, जो भी है सब। पर एक चीज ये भी है कि तुम उसके पहले का एक डिसमिसल देखो। यशस्वी जायसवाल सीजन्ड कैंपेनर है ना भाई। अब तो वो क्या शॉट था यशस्वी जायसवाल का, वो नथिंग शॉट था। अगर वो लग जाता तो भी ठीक है, अगर वो लगता ना तो भी वो एक खराब शॉट था। वो भाई पूरी ऑफ की बॉल जोफ्रा आर्चर की, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मिड विकेट पे मार दोगे। जब तुमको 190 रन बनाने हैं, तुम जानते हो कि भाई क्या सिचुएशन है, और उसके बाद तुम एज ए इतने भाई, करुण नायर को लोग बोल रहे हैं करुण नायर से तो ज्यादा सीनियर हो चुका है वो टेस्ट में, उससे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका है वो। तो मैं हाँ, बोल बोल। मतलब यार मेरे को बिल्कुल वो अप्रोच नहीं समझ आया। करुण नायर को जैसे सेटअप होके वो आउट हुआ, वो भी बहुत खराब लगा मुझे। उसके बाद भाई कहीं ना मेरे को संजय मांजरेकर का जो एक ट्वीट था जो तूने आज भेजा था ग्रुप में, वो चीज ना मैं पहले से सोच रहा था कि ये जो भी हो रहा है, एग्रेसिव दिखना, ओवर एग्रेसिव दिखना, वो कहीं गिल की बैटिंग पे ना असर कर दे। जब वो पहली इनिंग में हुआ तो मैंने सोचा कि ठीक है, हुआ होगा जो भी है भाई। लेकिन जब वो दूसरी इनिंग में हुआ तब मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई वो बंदा शायद अपने आप का जो सिचुएशन है उसको फेक कर रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूं, मैं विराट कोहली के पंथ पे चल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तुम फिगर आउट करो, उसके हिसाब से खेलो। विराट कोहली बनने जाओगे तो ना गिल बन पाओगे ना विराट कोहली बन पाओगे। अब मैं आता हूँ, मेरे को लगता है ठाकुर बहुत बहर है। बात सही है, बहना भी चाहिए, और उसने एक्चुअली बहुत वैलिड बात की, लेकिन मैं ओवरऑल अच्छा एक मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात इसीलिए करूंगा कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग चेस बहुत करते हैं। ठाकुर को तो इनफैक्ट बहुत चेस करते हैं। तो चेस करते टाइम बेसिक बता रहा हूँ क्रिकेट में, कि तुमको एक आइडिया होता है कि हमको ये चेस कैसे करना है, कोई भी चीज हमको ये चेस कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी होती है, और उसके हिसाब से तुम खेलते हो। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। इस इनिंग में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हमको चेस कैसे करना। अच्छा ठाकुर, मैं तेरे से पूछता हूं, अगर इंग्लैंड को 190 चेस करने होते ही, सेम सिचुएशन रिवर्स करते, इंग्लैंड कैसे चेस करना चाहता? एक लाइन में जवाब। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड, देख, अगर इंग्लैंड को चेस करना होता है, इंग्लैंड एक आइडियोलॉजी फॉलो करता है। अगर अटैक करना है तो सब लोग अटैक करने जाते, ठीक है। वरना जैसे पहली इनिंग में उनने बैटिंग करी तो सब लोग वैसे ही बैटिंग करने जाते, ठीक है। ये नहीं होता बस कि कोई कुछ और करने जा रहा है, कोई कुछ और करने जा रहा है। ठाकुर की बात को मैं एकदम एग्जैक्ट, ये मेरा पॉइंट है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी कि हमको अप्रोच क्या रखनी है। देखो मैं मानता हूं फोर्थ इनिंग चेज मुश्किल होती है, सब कुछ है, लेकिन इसी सिचुएशन के लिए नंबर 8वें तक वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं ना भाई। यही सिचुएशन के लिए तो हम लोग अपने बॉलिंग को हल्का करके बैटिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर इज ऑलमोस्ट अ बैटर, ठीक है। यही सिचुएशन के लिए ना, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया का एशेस वाला पिच था या कोई अफ्रीका का कोई फिफ्थ डे का पिच था, इतना भी कोई मुश्किल सिचुएशन नहीं थी। अगर टेस्ट मैचेस में इतने भी मुश्किल नहीं हो रहा तो फिर क्यों टेस्ट मैचेस खेल रहे? बुमराह जडेजा ने बताया। लेकिन जो अप्रोच की बात कर रहे हैं, बहुत क्लियर है कि ड्यूक बॉल कंसिस्टेंटली सॉफ्ट हो रहा है, सबको पता है कितना मुश्किल होता है। सबको पता था कि जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, रन मारना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी हमारे जो टॉप के ऑर्डर की जो स्पेशलिस्ट बैटर है, मेरे को किसी ने कुछ इंटेंट ही नहीं दिखाया कि हमको एक्चुअली में क्या करना है। क्या हमको एक पता कॉशियस अप्रोच रखना है, या हमको तेज, पता नहीं है भाई, नहीं पता क्या करना है। मतलब जो जो इंटेंट वाली जो बात है जो तू उठा रहा है, वो कहीं ना कहीं दो स्ट्राइक रेट से उतना नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे को करुण नायर में थोड़ा बहुत लगा था कि भाई वो सॉलिड खेल रहा था जब तक खेल रहा था, ठीक है। मेरा करुण नायर से अगर मेरे को यहाँ पे पॉइंट पे कोई शिकायत हो तो मेरे सबसे बड़ी शिकायत ये कि भाई वो जितनी देर बैटिंग करता है ना, उतनी देर वो ऐसा लगता है जैसे बहुत सॉलिड इन डिफेंस है, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत सही कर रहा है। और उसके बाद भाई वो कोई ना कोई एक ऐसी गलती करता है जैसे कि भाई ब्राइडन कार्स वाला जो विकेट था, मेरे को अभी भी याद है। वो बाउंसर को जिस तरीके से उसने ना खेला ना छोड़ा, बस ये तो भाई जैसे हम लोग जैसे टेनिस बॉल पे बाउंसर खेलते हैं वो वाली बात हो गई कि बॉल ज्यादा उछल गई तो हम बैट अपना यहां तक लेके आ जाते, ना तुम ठाकुर यूं कर खेलता है रहे हो ऐसे, ना छोड़। ठीक है, ठाकुर खेलता है ऐसे, मैं जस्ट हाँ भाई बता। मैं खेलता हूँ ऐसे, ये एक पुल मार लेता है, ठीक है।
बोल। लेकिन नहीं, तो ठाकुर की बात बहुत सही थी कि करुण नायर का, लेकिन मैं एक और चीज पे आना चाहता हूँ। करुण नायर जैसे कि जडेजा की बैटिंग, मेरे को अब उस बंदे के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट दिख रहा है कि वो करना क्या चाहता है, कि वो चाहता है मैच को डीप ले जाऊं, डीप ले जाऊं, डीप ले जाऊं, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। कि जडेजा को पता है कि वो आंद्रे रसल नहीं है कि हर 6 बॉल पे 6 छक्के मारेगा, 11 के 11 बंदे बाहर है, बॉल सॉफ्ट है, उसको समझ है, उसको क्लैरिटी है। वेर जैसे शुभमन गिल स्पेसिफिकली बात पे आते हैं, अगर किसी को बताया नहीं हूं मैं कि ये बंदे ने इस सीरीज में 600 रन मारे, तो उसका जो ये इनिंग था दोनों मैच का, तुमको लगेगा ही नहीं कि इस बंदे ने 600 रन मारे। फर्स्ट इनिंग में भी भाई कहीं ना कहीं क्लियरली उसको आउटप्ले कर दिया उस स्ट्रेटेजी से। सेकंड इनिंग में भी कंप्लीट आउटप्ले किया, कंप्लीटली उसको आउटप्ले किया। केएल राहुल आया, मेरे को केएल राहुल में बहुत वो था, क्योंकि जैसे कि पूरी सीरीज में केएल राहुल ने सिर्फ 12% फॉल शॉट खेला है। ठीक है, ये बहुत भयंकर नंबर है कि वो जितने भी उसने शॉट्स खेले उसमें से 12% गलत गए। ठीक है, इतना अच्छा खेलने के बाद ही पहली इनिंग में सेट होके 100 रन बना के जस्ट 100 रन मारते ही आउट हो रहा है। जस्ट उसके आसपास ऋषभ पंत आउट हुआ। सेकंड इनिंग में भी मुझे लगा कि अब ये फाइनली द मोस्ट टेक्निकली बहुत साउंडेड बैटर है, सबसे ज्यादा सीनियर यही बंदा है। फिर भी वो जिस तरह से उसका डिसमिशन हो रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद क्या हो रहा है, हम सारी उम्मीद रखते हैं जडेजा बुमराह, हम ये उम्मीद रख रहे थे कि बुमराह और जडेजा मिलकर यहाँ से जिता देंगे, ये ऑलरेडी फार फेच्ड है। अगर ये दोनों जिता देते तो ये मिरेकल से कम नहीं था। तो जो बेन स्टोक्स ने एशेस में किया था उससे कम नहीं होता ये उससे कम नहीं होता। तुम लोग समझ नहीं, अगर जो लोग भी आज के टाइम में जडेजा को गाली दे रहे, उसने तो मेरे हिसाब से एक्चुअली में इज्जत बचा ली हमारी, वरना तो बहुत बुरी तरह बहुत गंदी लॉस थी हमारे यहाँ पर। तो मेरे को वही लग रहा है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरे को बैटिंग में यार कैसे इस चीज को समझाओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या है, मतलब हमारे पास प्लान नहीं है। गौतम गंभीर जो बता रहे हो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग एक पेज पे नहीं आ रहे, मेरे को इस चीज की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यार जस्ट टू मच हो रहा है मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट क्या था, फेलियर्स टू क्लोज आउट इनिंग्स। हाँ, एक्चुअली मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि फाइनल पंचेस की मैं बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमने को ना मोमेंटम जाने दिया। ऋषभ पंत का वो रनआउट बहुत बड़ा क्या कहते हैं, क्रूशल सिचुएशन था। देखो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम लोग इंपॉर्टेंट सिचुएशंस या इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हाथ से जाने दे रहे हैं। मैं जैसे कि भाई इस पे तुरंत एक चीज बताता हूँ, क्या पता फिर भूल जाऊं। तो जब उसकी कमेंट्री चल रही थी उस इनिंग के दौरान, और ऋषभ पंत जब आउट हुआ, तब किसी ने ना भाई इंग्लिश कमेंट्री में बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी थी, शायद वो दिनेश कार्तिक था, कि जब केएल राहुल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तब रन रेट बहुत ज्यादा था, मैच पे कंट्रोल बहुत अच्छा था, और जिस हिसाब से वो दोनों बैटिंग कर रहे थे उस हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ये लोगों को आज के दिन में आउट कर पाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक माइलस्टोन के लिए विकेट गिफ्ट करना, इतने सीनियर होके, ये तुम्हारा दूसरा तीसरा इंग्लैंड का टूर है, वहां पे तुम लोग ये गलती कर रहे हो, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, हाँ और हाँ बिल्कुल। केएल राहुल बीइंग केएल राहुल, भाई तुमने दोनों इनिंग में अच्छा खेला, हम मानते हैं तुम इंडिया के टॉप स्कोरर थे इस मैच में, ठीक है, लेकिन भाई तुम सेंचुरी के बाद कैरी फॉरवर्ड तो करते। वो बशीर की नथिंग बॉल थी यार जिसपे वो आउट हुआ। वही तो पॉइंट है ना भाई, वही तो पॉइंट है। आज भी जिस तरह से आज ही आउट हुआ, जिस तरह से शायद ब्राइडन कार्स नहीं, जोफ्रा आर्चर ने उसको एलबीडब्ल्यू किया जितना मुझे याद है। नहीं, एक अंदर स्टोक्स बॉल ने आई, एलबीडब्ल्यू किया था सॉरी वो, स्टोक्स ने मतलब देख, एलबीडब्ल्यू किया। जैसे स्टोक्स ने उसको एलबीडब्ल्यू किया वैसे आउट होने को ना मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा भाई, कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा अंदर आया था सीम पे गिर के। लेकिन यार जो बॉल बशीर ने फेंका था, मैं उतना उस चीज में नहीं हूं, लेकिन अपने ओवरऑल बैटिंग की शॉर्ट कमिंग्स पे थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले करुण नायर पे जाते हैं। करुण नायर का जो डिसमिसल था, मैं थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों करुण नायर ने लीव किया और क्यों था, ताकि तुम लोग को आइडिया आ जाए। अगर तुम लोग जाके अभी भी अगर वो बॉल या उसका सीम देखोगे तो इट फेल्ट कि वो बाहर जाएगा, लेकिन करुण नायर ने एक काइंड ऑफ एलिमेंट्री गलती कर दी, उसने लॉर्ड्स के स्लोप को ध्यान में नहीं रखा। ब्रैडन कार्स एक नेचुरली इन स्विंगिंग बॉलर है, दो द सीम वाज लाइक कि हाँ ये बॉल बाहर जाएगा, लेकिन वो स्लोप के साथ अंदर आया और काफी ज्यादा अंदर आया, और वो करुण नायर की शक्ल पे तुरंत दिख गया कि उसको जस्ट स्लाइटली उसको समझ आया कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने उस स्लोप को अकाउंट में नहीं लिया। लेकिन ओवरऑल करुण नायर पे तेरे क्या थॉट्स हैं? नंबर 3 है, क्या तू उसको रखेगा नेक्स्ट टेस्ट मैचेस के लिए कि नहीं? देख पहले तो ना वो नंबर 3 पे क्यों है मेरे को वो उतना जचा नहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी नंबर 5 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे खेलता है रणजी ट्रॉफी में, तुम उसको नंबर 3 पे यहाँ खिला रहे हो, सही नहीं है। तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शन थे नंबर 3 के लिए। चलो ये बात को तो हम पहले बहुत बार दोहरा चुके हैं। अब बात
उसकी बैटिंग पे, मैंने पहले भी ये बोला कि भाई उसकी बैटिंग में कोई कमी नहीं है, कि जैसे उसकी टेक्निक में कुछ फ्लो हो, साफ नजर आ रहा हो कि कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो हर बार साला अलग तरीके से आउट हो रहा है। वो बाउंसर भी जब हुआ है, आउटसाइड एज भी हो जब गया, एलबीडब्ल्यू हो गया। जब वो बैटिंग करता है तो वो इतना सुप्रीम लगता है भाई, एकदम सबलाइम तरीके से कर रहा है भाई, अच्छी उसको मतलब फुल बॉल गिर रही है तो उसको अच्छे से ड्राइव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लीव करे जा रहा है, और एक अचानक से ऐसी बॉल आती है जिसपे ऐसा लगता है कि वो क्लूलेस है, उसके पहले कोई और बैटिंग कर रहा था और उस बॉल के लिए कोई और बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आता भाई मेरे को वो कैसे आउट हो जाता है, क्या होता है उसके मैं साथ। मैं करुण नायर को अभी भी एक्सटेंड रखूं भाई। तुम्हारे पास कौन है? तुम मैं अभिमन्यु ईश्वरन को सच हाँ, बता रहा हूँ, मेरे कौन को है तुम्हारे खुद ये पास? लगता है कि भाई, अरे यार तू मेरे को ये बता, जो इंसान 8 साल के बाद हीप्स एंड हीप्स ऑफ रन बना के टीम में वापस आया है, उसको तुम 3 टेस्ट मैचेस के बेसिस पे निकाल दोगे, जहां 3 में भी उसकी एवरेज 30-32 की होगी, 30 के करीब होगी उसकी एवरेज, या 25-30 के करीब, तो भाई ये तो बहुत खराब मतलब मैसेज देगा किसी को भी। भाई मैं एक चीज तुम लोगों को बोल दूं, सोशल मीडिया बहुत गजब है। साइंस सुदर्शन खेलेगा, वो खराब खेलेगा, उसको गाली देंगे। करुण खराब खेलेगा, उसको गाली, सबको गाली ही पड़ने वाली है। कोई लॉजिक कोई नहीं लगा रहा है। लेट्स अग्री कि करुण नायर को तुम लोग हटा देते हो, तुम किसको खिलाओ? अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाने से मेरे को लगता है ईश्वरन के आगे शायद वो लोग तेरे को या मेरे को डेब्यू कराना पसंद करेंगे। बचा कौन तुम्हारे पास? साइंस सुदर्शन, उसको भी हमने देख लिया, वो अभी उतना फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो लेट्स नॉट, व्हाई नॉट कि जस्ट एक बंदा है उसको सेट कर दो कि ले भाई तू खेल ले। अब तेरे को चेंज नहीं खेलने करना तेरा नंबर मन 3। भर जाए भाई, एटलीस्ट तेरे को ये ना लगे कि मुझे मतलब अब्रप्टली काट के फिर से निकाल दिया गया, मैं जैसे पता है उसके राहुल, साथ पिछली बार हुआ था। मतलब पिछली बार जो भी हुआ था वो अब्रप्टली था, ठीक है। मैं राहुल द्रविड़ वाला एक एरा की बात करता हूँ। राहुल द्रविड़ के टाइम पे ना मेरे को एक चीज इतनी बेहतरीन लगी थी, बहुत सारी चीज अच्छी थी उसमें से। जिस तरह से हमने रजत पाटीदार को बैक किया था उस इंग्लैंड सीरीज में, उसको डेड श्योर दे दिया कि भाई तू 4-5 जो भी इनिंग है तू खेलेगा, तू खेलेगा, तू कुछ भी कर ले, एक ही पोजीशन में एवरी मैच खेलेगा। जबकि उसके आउट होने का तरीका इतना गंदा था भाई, वो क्लूलेस लग रहा था जबकि उस टाइम पे। मतलब मैं लेकिन मैं उसको उसके मानता हूं कि भाई वो आईपीएल में बेस्ट स्पिन बैशर है, और वहां वो भाई ऐसे ऐसे बॉलरों के सामने आउट हो रहा है। एक्चुअली में, लेकिन मैं अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। जायसवाल की एक मैं कहूंगा बहुत ही रेयर ट्विन फेलियर्स आया है। मेरे को लास्ट याद नहीं कि जायसवाल एक टेस्ट मैच के दोनों इनिंग में आउट हुआ और दोनों गंदी तरीके से आउट हुआ, दोनों एक ही बॉलर से आउट हुआ। क्या लगता है, कहीं ना कहीं रश ऑफ ब्लड है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ है जो उसको प्रूव करने की पॉइंट में आ रहा है? क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जायसवाल को इस तरह से आउट होता हुआ। भाई बहुत ही क्विक लर्नर है। इस टाइप की एमेचोरिश गलती की शॉर्ट बॉल पे 2 बार आउट होना, दोनों बार अलग अलग तरीके से, कहीं ना कहीं एक रश ऑफ ब्लड लगते को लग रहा है। कुछ चल रहा है उसके अ, दिमाग में, मेरे वियर्ड को सा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई एक बहुत वियर्ड सा अप्रोच लेके वो खेलने आ रहा है, जहां वो ऐसा लग रहा है कि मैं इम्पोज कर दूंगा अपने आप को बॉलर्स पे, ठीक है। हम्म, जो बेसबॉल का जितना हाइप है उसके साथ साथ, जैसे ये लोगों ने टर्म निकाला था जैज बॉल, शायद मेरे को लग रहा है वो जैज बॉल अपने दिमाग में वो कैरी कर रहा है, हम्म, ठीक है। शायद। क्योंकि ऐसा कभी देखा, मैं तुमको एक चीज बताऊं, राहुल द्रविड़ ने बहुत टाइम पहले टेस्ट मैच के लिए एक चीज बोला था, देर इज नो वे टू प्ले टेस्ट, मतलब तो यू कांट से कि दिस इज माय वे और मैं ऐसे ही खेलता हूं। नो, यू हैव टू प्ले टेस्ट मैच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। आंद्रे रसल के नहीं हो सकता मैं हर बॉल ही स्लॉक करूंगा टेस्ट मैच में, तो दैट्स द थिंग। मेरे को लगता है जायसवाल एक रेयर फेलियर है, मैं इसको यहीं पर अवॉइड करूंगा। शुभमन गिल पे तेरे क्या थॉट्स हैं? एंड मेरे हिसाब से पंत ने अच्छा किया। मैं एक और बंदे पे तेरे बात करना चाहूंगा, जडेजा। इस पूरे टेस्ट मैच में अगर किसी बंदे ने कंसिस्टेंटली कोई इंप्रेस कर रहा है तो रविंद्र जडेजा है भाई। जडेजा ने एक्चुअली में जैक कालिस से बेटर एवरेज है उसकी इंग्लैंड में, और शायद जैक कालिस से ज्यादा रन्स भी मार दिए उसने इंग्लैंड में। हालांकि कंडीशंस बहुत ज्यादा कंड्यूसिव मिली है जडेजा को, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है, बट स्टिल ही स्कोरिंग रन्स। मतलब ये स्कोरिंग रन्स इस सीरीज में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, ठीक है। बॉलिंग में उतना ज्यादा उसने वो नहीं, धार नहीं दिखाई है, लेकिन अभी बैटिंग पे आते हैं। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, 6 इनिंग्स हुई है सीरीज में, ठीक है। 6 जडेजा ने भी खेली है, 6 स्टोक्स ने भी खेली है। स्टोक्स का होम ग्राउंड है, स्टोक्स ने अभी तक एक हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है, जडेजा 4 बना चुका है, ठीक है। सो दिस शुड बी अ क्लियर पिक्चर कि भाई सिचुएशन सबके लिए सेम ही थी। जडेजा वॉज बैटिंग वे बेटर देन जो उसके एवरीवन लिए है एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है। जो सोचा भाई। गया था ये कि जडेजा ऐसा बैटर कितना अच्छा होगा, उससे वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सीरीज चालू होने से पहले अगर शुभमन गिल को ऐसा बोला जाता है या हम लोग को ऐसा पता चलता है कि शुभमन गिल बैक टू बैक 4 50s मारेगा,
तो भाई लोग तो पागलों की तरह तारीफ करते हैं कि क्या बात है। आज भी मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया। मैं लास्ट खाली जडेजा की लास्ट इनिंग पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग जडेजा को गाली देने वाले हैं। मैं लोगों को ये कर दूं कि ज्यादा इंटरनेट पे मत जाना। जडेजा ने जो चीज किया है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है। उसने एक्चुअली में जो तुम्हारे एक एम्बेरेसिंग लॉस था उसको एक फाइटिंग डिफीट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, कितना मुश्किल है। जो बहुत सारे लोग आजकल जो T20 क्रिकेट ये सब देखते हैं उनको लगता है कि यार जडेजा क्यों पहले की 4 बॉल पे घुमा नहीं रहा है और सिंगल डबल ले रहा है। भाई 10 के 10 बंदे या 9 के 9 बंदे बाउंड्रीज पे हैं, बॉल सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, वाइड कितनी भी मतलब नॉर्मल T20 वाले वाइड्स नहीं होते, बाउंसर्स के रूल अलग होते हैं। ऐसे में हर बॉल छक्का मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला सिचुएशन, पहली बात। दूसरी बात, जडेजा कोई आंद्रे रसल नहीं हो। जडेजा को ये बात पता है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ अवेयर है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जो उसने डीप ले जाने का काम किया, अगर कोई और बैटर उसके साथ होता तो हम लोग शायद टेस्ट मैच जीत गए होते, लेकिन अपेरेंटली वही नहीं था। लेकिन ऋषभ पंत पे आना चाहते हैं, और तुम मेरे को एक चीज बोला था कि ऋषभ पंत या ओवरऑल अपने कीपिंग पे बात करना चाहते हैं, क्या कोड था बता जरा। भाई मैंने ना एक स्टैट देखा था कि भाई टेस्ट हिस्ट्री में पिछले 70 सालों में एक डेटा का रिकॉर्ड है, मैं शेयर कर दूंगा कि परसेंटेज ऑफ नंबर्स कंसीडर्ड बाय 22। ठीक है, हमने 192 रन्स में 25-22 कंसीड किए। ठीक है, और ये पता है थर्ड वर्स्ट है भाई, थर्ड वर्स्ट है। जो इसके पहले के जो भी है ना, वो मतलब तू समझ ले बहुत बहुत एक एक तो डिफरेंस बहुत ज्यादा जिम्बाब्वे है। और उनका जो भी है डिफरेंस, मतलब वो लोग बहुत पहले की बात है। ठीक है, एक जिम्बाब्वे वाला जो फर्स्ट पे है वो हटा दे, जो सेकंड नंबर पे वो कुछ 1951 का है, और थर्ड पे ध्रुव जुरैल आ रहा है। ठीक है, जो सेकंड इनिंग्स में उसने किया। तो भाई तू समझ ले कि हम कितना पीछे हो गए उस 22 की वजह से। हम 20-22 रन से कुछ से हारे, हमने 25-22 दिए, और इंग्लैंड ने 0 दिए। ये कितनी बड़ी बात है। जो ठाकुर वही पॉइंट बताना चाहता है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग कुछ 5-10 मिनट खाली 22 या उस पर टॉक किया, डिस्कस किया, ये स्टैट तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बहुत रोज का रोज हो रहा है हर टीम 22 दे रही हाँ, है, नहीं हर टीम थर्ड 22 नहीं दे वर्स्ट रही है है। भाई, ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पिछले 70 सालों की थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है परसेंटेज वाइज। तो तुमको समझ आ रहा है। तो ठाकुर मेरे हिसाब से लास्ट कहीं ना कहीं एक टॉपिक पे जाते हैं और ओवरऑल इस चीज पे और थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे। टिमर एंड डिफेंसिव अप्रोच। ठीक है, क्यों ऐसा है भाई, क्यों हम लोग स्पेशली गौतम गंभीर, मेरे को लगा था शायद इसके अंदर हम लोग ओवर अग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो टिमिड हो गए और बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव लग रहे हैं। डिफेंसिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोग जाके बोल रहे हैं कि ए हैव सम बॉल्स मेट, ग्रो सम फकिंग बॉल्स, वो नहीं है भाई। वो दैट इज फन भाई। ठीक है, उसको हटा दो। अग्रेसिव का मतलब क्या कि यू आर कमिंग एट इट। जो बेन स्टोक्स एक्चुअली में आया, जोफ्रा आर्चर एक्चुअली में आया, हम लोग जा रहे हैं क्या उस तरीके से? क्यों हम लोग ब्राइडन कार्स जैसे बंदे को इंटिमिडेट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया का बेस्ट बॉलर लेकर? अरे एग्रेसिव होने का भाई वो मतलब होता है ना जिससे तुम्हारे लिए कुछ रिजल्ट निकल पाए। तुम खाली किसी को गाली देके कुछ फायदा नहीं निकाल पा रहे हो तो उस एग्रेसिवनेस का क्या मतलब है? विराट कोहली की जो भी एग्रेसिवनेस थी उसने उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाया, उसने उसको विकेट्स में कन्वर्ट करके दिखाया। ठीक है, जो ब्रेक थ्रूज मिल रहे थे। जो हमारा अप्रोच है वो बस ऐसा है कि भाई किसी को विराट कोहली की कमी ना खल जाए। ठीक है, कि हम लोग उससे पीछे नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग एडिट्स और रोल्स देख देख के अपने आप को जो फेक करने निकल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ओवरऑल गेम को हैम्पर कर रहा है। और ऐसा नहीं है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है, ये उम्मीद थी ये होगा, क्योंकि हम आजकल जैसे हम लोग फील्ड पे मैच खेलते हैं, हम देखते हैं आजकल जो लोग थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं वो अपने आप को विराट कोहली समझने लगते हैं, अपने आप को एग्रेसिव फील्ड पे शो करने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना मेरे को ये चीज से बहुत खटक रही है कि यू शुड बी टेक्टिकली एग्रेसिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम खाली वर्ड ऑफ माउथ से एग्रेसिवनेस दिखा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मैं इसी चीज पे आता हूँ, डिफेंसिव और अब अग्रेसिव पे। जैसे जो टिमिड एंड डिफेंसिव, अब मान लो टिमिड शायद एग्रेसिवनेस के लिए ही विबोर ने रखा होगा, क्योंकि एग्रेसिव तो जायसवाल भी होने गया था, लेकिन वो अग्रेसिव सेंसलेस था। ठीक है, उसको उसके अंदर कोई सेंस नहीं था। अब मेरा यहाँ टिमिड और डिफेंसिव से बहुत सिंपल है। अग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम भुंड की तरह, पागलों की तरह जाओ और बस मारा मारी करो। दैट इज जो हराकिरी वाला सिचुएशन, बेवकूफी है वो। ठीक है भाई, अग्रेसिव होती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव होता है तुम्हारा प्रेजेंस, कि तुम्हारे वहां होने से लगे कि तुम हारोगे।
एग्रेसिव होना होता है कि सामने वाली टीम के ऊपर तुम चढ़े हुए हो, तुम उसको हल्के में नहीं ले रहे। जो हमारा कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन है ना, उसका भी एक बात बता रहा हूँ। 2 नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट लिया सेकंड इनिंग में, वॉशिंगटन वाज जस्ट सिंपली ब्रिलियंट। मैं उसको पहले टेस्ट मैचेस से देख रहा हूँ, मैंने उसको कभी इतना अच्छा बॉलिंग करते हुए नहीं देखा मेरे हिसाब से। लेकिन जो हमारे पास है ना, कहीं लाइन ऑफ अटैक क्या हमारे, बुमराह और वो, वेरेस उनके पास क्या है, ब्राइडन। आज मैं वही देख रहा था कि यार बेन स्टोक्स जाए तो बेन स्टोक्स जाता है तो ब्राइडन कार्ड्स आता है, ब्राइडन कार्ड्स जाता है तो तुम्हारे पास जोफ्रा आता है। ठीक है, उसके अलावा भी शोएब बशीर भी कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहा है। क्रिस वोक्स है उनके पास, ये 4 फास्ट बॉलर्स है, ऑलवेज एट यू है। वेरेस हमारे पास वैसी सिचुएशन नहीं है। और वो ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं है? क्योंकि माइंडसेट की प्रॉब्लम। भाई सिराज फार बेटर बॉलर है, वो लगा हुआ है भाई, उसने कितना कितना कुछ दिखाया, लेकिन मेरे को लगता है उस लेवल का सपोर्ट नहीं है टेक्टिकली, उस लेवल का अब जैसे फील्ड। इस मैच में कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन जो खराब हुई और हम हारे उसकी वजह से हम उनको एक्नॉलेज करना कहीं ना कहीं मैं और विभोर दोनों भूल गए। विभोर की ये बात थी कि भाई जिस तरीके से नीतीश रेड्डी का यूज हुआ था पहली इनिंग में, जितना जल्दी उसको बॉलिंग में लाया गया था बहुत अच्छा था देखने में। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे जडेजा को लाया गया था और विकेट मिली थी, वो बहुत अच्छा था देखने में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई अब जितना हवा बना था आकाशदीप का पिछली टेस्ट के बाद, इस टेस्ट में ही वॉज टोटली मिसिंग। एक क्लिप है भाई जो मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रही है शुभमन गिल की, जहां पर शुभमन गिल उसको बोल रहा है कि मैं तू अचानक से बॉलिंग करना भूल कैसे गया। मैं बता रहा हूं, मैं उसका देखो एक्चुअली मैं बता रहा हूं, मैंने वो चीज देखा। लोग आकाशदीप को भी बहुत ट्रोल करेंगे, मैंने पूरा टेस्ट मैच देखा, इसलिए मैं बता रहा हूं। भाई लोगों ने आकाशदीप को एक्चुअली, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने उसको बताया कि लॉर्ड्स में जहां बॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ स्लोप के कारण जो वो अपनी नॉर्मली लाइन लेंथ डाल रहा है, अगर किसी के पास हीट मैप निकलेगा ना तो पिछले इनिंग में भी यार कुछ अलग नहीं है, वो नेचुरल लाइन। तो डिफरेंस है कि ये कंडीशन अलग है, तो वहां उसको भाई उसको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं बार बार मेरा वही कहना है कि हमारे पास लैक ऑफ प्लानिंग है। हमारे पास शायद उस लेवल के वो नहीं है कि इस ग्राउंड में जहां स्लोप ऐसे आ रहा है यहाँ पर नॉर्मल से एक्स्ट्रा बाउंस होगा। जिस तरह से केएल राहुल ने कैच छोड़ा, यहाँ पर कैच छोड़ रहा है क्योंकि नॉर्मल से शायद ऊपर बॉल जा रही है। वो चीज की भाई वो कौन बताएगा यार, वही तो काम है ना मैनेजमेंट का। इतने 1983 और 2025 में यही फर्क है ना मेरे भाई, कि तुमको ऑन ग्राउंड जाकर 25 मैच खेलने के बाद नहीं सीखना पड़ेगा। इसमें मैं भाई इंग्लैंड को बहुत तारीफ करूंगा कि शायद उनको इस चीज का पहले से अंदाजा था, इसीलिए उनने लॉर्ड्स टेस्ट के पहले इतने कम दिनों का टाइम रखा, ताकि जो स्लोप की जो भी सिचुएशन है टीम उससे मतलब ऐसे अंदाजा ना लगा सके, टीम भाई मतलब वो कंफर्टेबल ना हो सके उसके साथ। ठीक है, और ये बहुत भाई अच्छी प्लानिंग है, ये बहुत अच्छी बहुत प्लानिंग है भाई, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है आज के टाइम में। ऐसी क्या चीज की कमी है इंडिया के पास? इंडिया के पास किस चीज की कमी है? ये कोई बहाना नहीं लेके चल सकता। और अगर आकाशदीप ने अब विकेट जो ली या जो तू लास्ट मैच, टेक्टिकली वाली आकाशदीप वाली बात कर रहा है, तो उस पे मैं क्रिक बस का एक स्टेट कोट कर दूं कि जब वो 2 विकेट्स लिए थे ना नीतीश कुमार रेड्डी ने, उसके बाद एक वो था स्टैट था कि भाई इस पिच पे इस दौरान सबसे ज्यादा सीम स्विंग और सीम मूवमेंट उसको मिला था नीतीश कुमार रेड्डी को, ना कि हमारे टॉप 3 मेन बॉलर्स को। तो कहीं ना कहीं भाई वो बंदे ने शायद जो भी किया वो शायद ज्यादा बेटर समझ गया था सिचुएशन को, जो भाई हमारे जबकि मेन बॉलर्स हैं स्टार्टिंग, वो उतना नहीं कर जैसे पाए। कि पहली इनिंग थे उसमें स्टार्टिंग में कुछ 15-16 ओवर में हमने कुछ 40% फॉल्स परसेंटेज हमने इंड्यूस कराए थे। तो बॉलिंग ओवरऑल अच्छी हुई थी। मैं सेकंड इनिंग की बात करता हूँ, सेकंड इनिंग में मैंने ट्वीट भी किया था कि बहुत टाइम बाद, बहुत एजेस बाद हमारे पास एक बहुत क्लियर प्लान था सेकंड इनिंग में कि हम लोग कंसिस्टेंटली स्टंप्स को हिट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टू लेट है। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप डाल रहे थे कंसिस्टेंटली स्टंप्स को डाल रहे थे। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें पहली इनिंग में होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो है बैटिंग का रहा है। और बैटिंग में जो टिमिड और डिफेंसिव अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्लियर थॉट ऑफ प्लान तो दो कि करना क्या है। कि भाई जायसवाल तू ऐसे खेलेगा, चल जायसवाल नहीं गया तो करुण नायर तेरे को ऐसे खेलना है, करुण नायर ने तो गिल ऐसे खेलना है। मेरे को लग रहा है कि किसी के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था कि हम लोग को भाई 190 को इतना बड़ा टारगेट नहीं था। 2 अच्छी पार्टनरशिप और मैच डन एंड डस्टेड था। इंग्लैंड के पास भी कोई ऐसे नहीं था कि भाई मतलब 25 डेल स्टेन बॉलिंग कर रहे हो। वो लोग तो शोएब बशीर के बिना खेल रहे थे ऑलमोस्ट पूरा मैच, और वहां से हम लोग हारे। ये वही तो भाई बात है। हमने 112 रन पे 8 विकेट होने के बाद अपने आप को जब अप्लाई किया तो 170 रन तक पहुंचे। ये एप्लीकेशन भाई हम पहले भी तो दिखा सकते थे। क्यों अब जिस तरह से बुमराह और सिराज बॉल्स को डिफेंड कर ले रहे हैं और नीतीश कुमार रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर हाँ, या उसके ऊपर के बॉलर बैट्समैन को दिक्कत हो रही है। अब जैसे नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरह से आउट हुआ,
भाई वो जिस तरह से उसने पूरी बैटिंग की है, वो कहीं से भी नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरह से हमने उसको देखा है अभी तक, तेरे को लग रहा है वो उस टाइप का प्लेयर है कि उससे 40-50 की स्ट्राइक रेट से 60-70 बॉल खेलने की बात हो रही है। अब भाई तुमने नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ी चेतेश्वर पुजारा की तरह बैटिंग करने के लिए लिया है। तुमको अगर चाहिए कि नंबर 6-7 पे अगर एक बंदा बैटिंग ही करे तो कोई प्रॉपर बैट, तुमने नीतीश कुमार रेड्डी को लिया है कि नीतीश कुमार रेड्डी वाला काम करे। वो आके अगर उसने क्विक फायर 40 भी मारता तो पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता। एक क्विक फायर 30-25 रन शायद उसने मारे ना, 20-25, वही अगर उसने तेज मारे होते ना पूरा मोमेंटम चेंज होता। उसके साथ साथ जडेजा भी तेज मार रहा। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक बंदा एक ही टाइप से कर रहा है और कुछ एक रोल असाइन नहीं लग रहा है कि हाँ भाई तेरे को ऐसे खेलना है, नहीं लेकिन तेरे को ऐसे खेलना है। एक्सेप्ट जडेजा और पंत, तो भाई पंत की तरह ही खेलता है। मेरे को लग रहा है लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मेरे हिसाब से मोटा मोटी हम लोगों ने काफी रेंट कर दिया और हम लोग एक्चुअली में थक गए कि क्या अलग बोलूं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस आज पे बात करने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट मैच में तो कुछ चेंज देख रहा है कि सेम 11 खिलाना चाहेगा। नेक्स्ट टेस्ट मैच में भाई मेरे ख्याल से तो सेमी 11 खेलेगी, क्योंकि वो शायद फ्लैट ही विकेट होगा उसमें। तू क्या करेगा? क्या? गौतम तो कुछ भी कर मैं सकता है भाई। मैं भी, अगर मेरे को जितना उस पिच का आइडिया है, मैं ऑलरेडी आज ये मैच हारने के बाद उस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स देख चुका हूं। तो भाई मैं सेमी 11 खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई कि अब देखो वही दिक्कत है कि किसको खिला दूं और क्या हो जाए। वो एक्सपेरिमेंट करना ना भाई, 2-1 डाउन में मैं अगर ऐसा कोच होता तो नहीं अफोर्ड कर सकता था। तुम भाई 2 मैच खेले हो, तुम ही लोग खेलोगे, तुम ही लोग जिताओगे, 2-2 करके दो मेरे को। खत्म। लेकिन तेरे से ऑनेस्टली पूछा, मैं भी सेम, मेरा भी सेम स्कूल ऑफ थॉट है कि अब कोई मतलब नहीं है भाई, तुम क्या अलग कर लोगे? तुम क्या, अगर ये मैच और हारते हो तो भाई मे बी प्लीज लास्ट मैच में। बुमराह को रेस्ट मत दे देना, क्योंकि 3-1 हो गया तो कोई मतलब नहीं है बुमराह का 5वां टेस्ट खेलने का। अरे हाँ यार, बुमराह शायद चौथा मैच नहीं खेलेगा। मैं तो भूल ही गया ये। मैं अरे यार मैं एक्चुअली मैं ये चीज भूल गया यार। और पता है मेरे को इससे याद है कि यही शार्दुल ठाकुर होता ना तो वो एटलीस्ट अपने शॉट्स खेलता, वो जाता शॉट्स मारने के लिए, आउट होता। लेकिन भाई जो तूने बुमराह का याद दिला, मेरा सर चकरा गया भाई अभी। तो मेरे हिसाब से भाई इस यार वीडियो। वॉशिंगटन सुंदर ने सही से बैटिंग नहीं करी यार, वो और अच्छी कर सकता था। भाई जहां लोग रेडिट पे चिल्लाए जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर इज अ प्रॉपर नंबर 3, चेंज माय माइंड, लो भाई कर लो अपना माइंड चेंज। भाई हाँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिला। भाई इतना भी कोई खराब नहीं खेल रहा है यार करुण नायर। और तू देख अभी भी लोग सुंदर को खिलाने के लिए रेडी, ईश्वरन को अभी भी कोई कंसिडर नहीं कर रहा है। देखो आज पता है क्या हुआ, एंड में ईश्वरन कुछ इशारा कर रहा था मोहम्मद सिराज को, मेरी बहन ये कौन है? भाई मैं देख रहा हूँ लोग ऑफिस में मैच देख रहे हैं, वो बेचारा फील्डिंग कर रहा है, उसने बाउंड्री से थ्रो किया, ठीक है, तो बोले ये लगता है कोई नया लौंडा। बोला नया लौंडा तो है कि इतना नया है वो हम भी जानते हैं। मेरी बहन की ये कौन है? देखिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मेरे हिसाब से लाइट नोट पे खत्म करते हैं। प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर लो, 900 के लिटरली इतने ज्यादा करीब है। हर वीडियो में आते हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, कुछ नया देने की कोशिश करते नहीं हैं। बोलता है भाई ये सब सब्सक्राइब कर लो, ये सब वो सब, क्या? ये कि सब्सक्राइब कर लो। अभी तक जो देख रहा होगा उसने तो सब्सक्राइब किया ही हुआ होगा भाई। अरे यार पहले वो माइंड में, मैं आपसे स्ट्रक्चर में लिख दिया करूंगा कि मेरे को यहाँ पर है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात करना। भाई कर दो प्लीज।